हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो सेशन 2020-21 में आपका जो सेम एज इट इज जो सीबीएसई की वेबसाइट पे है वही क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करके आपको दिखाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 32 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शंस होंगे। हम फर्स्ट सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। चलिए, इसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 16 क्वेश्चन होंगे 16 मार्क्स के। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक्ट ऑफ यूनियन से क्या हुआ था? ये कहता है द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बना था। ये इसका सही आंसर है। ये आपका पेज नंबर 22 पर हिस्ट्री में दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आंसर है इसका। ये आपका हिस्ट्री के बुक में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ द कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिस्ट्री की पेज बुक में पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है आंसर। चोरी चौरा इंसिडेंट के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया था। चलिए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है एक, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इज एन एग्जांपल ऑफ। इसमें डैश में जो आंसर आएगा वो आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे, और में है ये क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू एक्सपेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई थी। ये आपका ज्योग्राफी में पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी के पेज नंबर 75 पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये जो ऑप्शंस थे यहाँ पे, ये कहता है कुमारी झारखंड, खिल आंध्र प्रदेश, कोनम कर्नाटका। तो दहिया मध्य प्रदेश, ये इसका सही आंसर है। प्रिमिटिव कल्टीवेशन का क्या नाम है? तो दहिया नाम है मध्य प्रदेश में। ये ज्योग्राफी के पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। बार्ले क्या है? रबी क्रॉप, कॉटन, खरीफ, डैश जैद क्रॉप। इनमें से वीट, मस्टर्ड, सोया, तो कुकुम्बर है ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे डैश में। ओके, पेज नंबर 36 ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द सॉयल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, के रेड कलर हो जिसका, ओके, रेड टू ब्राउन कलर हो जिसका, सैंडी इन टेक्सचर हो जो, सैलाइन इन नेचर हो जो, और लैक्स फ्यूम्स एंड मॉइस्चर्स, तो ये एरिड सॉइल होती है। ये ज्योग्राफी के पेज नंबर 10 पे आपका आंसर दिया हुआ है इसका। चलिए, a type of millet rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage is बाजरा, राजमा, ज्वार। तो रागी है इसका आंसर। पेज नंबर 38 पे ज्योग्राफी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसेंट्रेटेड इन विच रीजन? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। ओके, ये आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की पेज नंबर 3 पर दिया गया। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसकी पेज नंबर 3 पे इसका आंसर है। तो इसका आंसर है नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, इस रीजन में जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो ज्यादा रहते हैं। ओके, डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म, ये कह रहा है मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है? ये आंसर लिख रहा है ए ब्रीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी, एक विश्वास, एक बिलीफ जो कहता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसग्रेडिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को कुचल के मेजोरिटी उन पे राज करे। ये आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक में पेज नंबर 3 पे आंसर दिया गया है। और इसी का और में एक ऑप्शन है, ओके, डिफाइन एथनिसिटी। एथनिसिटी वाला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो या आपका पेज नंबर 2 पर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में। ये एथनिसिटी क्या है? ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट। तो ये एथनिसिटी का मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स?
तो इसका आंसर जो है वो यूनियन या सेंटर है। ओके, तो इसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पेज नंबर 16 पे आंसर दिया हुआ है। ओके, इसका भी आंसर वही है, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट, तो इसका भी आंसर यूनियन या सेंटर है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से हैं। रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसमें ये एक डाटा दिया गया है, ये आपका इकोनॉमिक्स से चैप्टर है और पेज नंबर 1 पे है, ये आपकी टेबल दी हुई कंट्रीज है ABCD। ओके, और इसका कंट्री A आंसर आता है क्योंकि इसमें सिटीजन 1, सिटीजन 2, सिटीजन 3, सिटीजन 4, सिटीजन 5 और एवरेज ये वाली है। ओके, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि इस कंट्री में देखते हैं, अगर आप कंट्री B में देखते हैं तो यहाँ पर कहीं 5000 है, कहीं 600 है, कहीं सबकी 600 है। ओके, यहाँ पे भी C में भी एक की 10,000 है, एक की 550 है, यहाँ पर भी 5000 से लेके 800 तक है। तो जो ये डिफरेंस है इन सभी कंट्रीज में इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। ओके, तो ये जो है 10,000, 11,000, 10,000, 11,000, 10,000, ये सारे का सारा जो कंट्री A है इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे, और कहता है नीचे क्वेश्चन दिए हुए उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए, ये इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 47 पर दिया हुआ है। मोहन जो है वो एग्रीकल्चर लेबरर है और वो काफी महीनों से जो वर्क नहीं मिलता उसको, एंड नीड्स क्रेडिट, और उधार लेता है वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, और अपनी ही डिपेंड्स ऑन हिज एम्प्लॉयर द लैंड ओनर फॉर क्रेडिट हु चार्जेस, और वो जो उधार लेता है वो एम्प्लॉयर से और लैंड ओनर से लेता है और 5% वो उससे चार्ज करते हैं पर मंथ। ओके, मोहन जो है वो काम उसी खेत में काम करके या फिजिकली या दूसरा कोई तरह का काम करके उसके फार्म लैंड पर वो पैसे चुकाता है। ओवर द ईयर्स हिज डेप्ट विल, ये कंटिन्यू है, मतलब इतना ही पैराग्राफ दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन पेपर में इतना ही, ऐसा छोटा आएगा। अब ये कहता है इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग, अब ये कहता है ओवर द ईयर्स हिज डेप्ट विल क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही रहेगा, कम होगा, और टोटली रीपे हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या, इसका रीजन दिया है यहाँ पे, क्यों कितना हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट। ये इसका रीजन भी देना है साथ में आपने आंसर लिखना है इसका। ओके, कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों होगा, ये आंसर देना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसी का 13 क्वेश्चन का और पार्ट भी है। चलिए, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। ये सेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट। इस इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में कौन सी बात सही है। देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर, नहीं है, गलत है ये तो। मनी लेंडर्स आस्क फॉर ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी रीजनेबल नहीं लेते, बहुत ज्यादा लेते हैं वो। कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई, ज्यादा होती है, तो ये सही आंसर है। मनी लेंडर्स यूज फेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, ये फेयर मीन अनफेयर मीन्स यूज करते हैं वो। ओके, तो ये पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है आपका इकोनॉमिक्स की बुक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और उनको सोना दे देते हैं बदले में, कि सोना उन्होंने अपने पास रख लिया और हमें लोन दे दिया, तो वो कोलेट्रल हो गया। ओके, गिरवी कोई चीज रखना, ठीक। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये तो कोलेट्रल नहीं होता। सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर बार्टर, ये भी नहीं होता। ट्रेड इन बार्टर नहीं होता। एसेट एज गारंटी फॉर लोन, ये होता है कोलेट्रल। चलिए, पेज नंबर 44 पे इकोनॉमिक्स बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अगर रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो पेज नंबर 57-58 पर है आपका इकोनॉमिक्स की बुक में। ये कहता है, स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, इट इज द ओनली वे टू फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ग्लोबलाइजेशन का बात कर रहा है ये, इंटरलिंक्स ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज इन डिस्पेट लोकेशंस इन द वर्ल्ड
और तीसरा ऑप्शन ये है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन का क्या है, ये है लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर्स एंड डिजीजेस फ्रॉम ए रीजन टू अनदर। अब ये चीज देखना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी और कल्चर ही स्प्रेड होता है, बीमारियां भी स्प्रेड होती है, जैसा अभी आपने कोविड-19 में देखा। ओके, ये आंसर सही है इसका। ओके, डी ऑप्शन। तो जो बुकलेट में लिखेंगे, आंसर बुकलेट में आप लिखेंगे तो सिर्फ डी लिखेंगे वहां पर और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। इन द क्वेश्चंस बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड ascertain A एंड रीजन R। एक को A लिखा है, एक को R लिखा है। तो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। और रीजन क्या है, पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है ये। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये कहता है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ये आंसर है। ओके, तो ए, ये जो भी लिखा है इसमें से आपने देखना है ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ओके, तो यहां पे आपने ऑप्शन में आपने ये ए और आर नहीं लिखना, वहां आंसर शीट पे आपने ए बी सी डी में से एक ऑप्शन लिखना है, तो ए आपका आंसर है। चलिए, सेक्शन बी शुरू होता है आपका। यहां पर 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के और 18 मार्क्स का टोटल है ये वाला सेक्शन। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हिस्ट्री के पेज नंबर 56 पे दी हुई है। अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स एंड खिलाफत आंदोलन, ये तीनों के लिए उन्होंने शुरू किया। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people। तो ये भी हिस्ट्री का है, पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। ये नेशनलिज्म इन इंडिया वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो है ये नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर है। ये इसमें 5 आंसर्स दिए हैं, उसने 5 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से आपने एनी 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्रिकलर वॉज चूजन, a state general was elected by the body of the active citizens and remained the National Assembly. New hymns were composed and martyrs commemorated in the name of the nation. A centralized system of administration was introduced. Uniform laws were made for all citizens. इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे आप तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है तो आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। चलिए, और का ऑप्शन है उसी क्वेश्चन में। जो बच्चे नेक्स्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं, लाइक जर्मनी इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन। ये मैंने उस चैप्टर में बताया था आपको कि कोई भी वहां पे वर्डिंग लिख देंगे और कहेंगे एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को। इसमें आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके, कोई भी। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है सर्डिनिया पार्लियामेंट जो था वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। ओके, यूसेपी मैथ्सेनी हैड सॉट। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से है कि जैसे जर्मनी यूनिफाई हुआ ऐसे ही इटली भी यूनिफाई हुआ। तो इसके जो ऑप्शंस, ये चीजें 6 पॉइंट्स मेन थे उसकी इटली की यूनिफिकेशन में। ओके, तो इन 6 में से आपने 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने 5 के 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 वेज, ये 5 वेज भी हो सकते हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हाउ you can protect the land from degradation। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के दे दिया है। ओके, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी की पेज नंबर बुक में पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट करें ग्रेजिंग का, शेल्टर बेड्स में प्लांट्स लगाए जाएं, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स किया जाए बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर
डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। ये पॉइंट जरूर लिखना है आपने। एनी अदर, कोई भी ऐसा रिलेवेंट पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ आपने 3 लिखने हैं, 3 मार्क्स का है, तो ये सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का था तो 5 मार्क्स लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द ईयर इन द ईयर 1992। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स बना दी। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस का आ गया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है इसका आंसर। ओके, 3 मार्क्स का है। तो ये कहता है एक तो लोकल गवर्नमेंट्स बना दी, पंचायती राज सिस्टम ले आए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर दिया इलेक्टेड बॉडीज में, और वहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन हो गया, ओके, शेड्यूल कास्ट के लिए भी हो गया, और कहता है 1/3 जो रिजर्वेशन ऑफ वीमेन के लिए हो गया, और क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। ये यहाँ पे 1992 में बना था। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ओके, ये सब चीजें पावर्स दे दी गई। ये 3 पॉइंट लिखने हैं। सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। देखिए सीबीएसई क्या करती है, कई बार यहाँ पे सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और फाइनल पेपर में सेम क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दे देगी। तो सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा ये वाले। डिस्क्राइब एनी 3, ये इसका और है, ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका 3 मार्क्स वाले का। डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के फेडरल, ये क्वेश्चन ऐसे भी है, हाउ इंडिया इज ए फेडरल। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये चीज बनाती है इंडिया को फेडरल। ओके, देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये बनाती है इंडिया को फेडरल। रिजाइडरी सब्जेक्ट्स है, ये बनाती है इंडिया को फेडरल। ओके, और कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद सेंटर, ये बनाती है इंडिया को फेडरल। और ये ऐसा कोई पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन केवल 3 पॉइंट लिखने हैं आपने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 पे दिया गया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपका। इमेजिन योरसेल्फ टू बी XYZ, कोई भी नाम इमेजिन कर लो अपना, तुम राम हो, मोहन हो, कुछ भी हो। ओके, मेंबर ऑफ ए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, एनालाइज द वेज थ्रू विच योर ग्रुप प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर्स। आप कोई भी XYZ, ओके, कौन कौन से तरीके हैं जो जिसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन्स मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 51 पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूल देयर सेविंग्स, वो अपनी सेविंग्स खुद करते हैं। टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 members यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। एक ही लोकेलिटी के होते हैं 20-15 मेंबर। सेविंग पर मेंबर वेरीज, हो सकता है एवरी मंथ या एवरी डे वो सेविंग कर रहे हैं 25 रुपए पर मेंबर या 100 रुपए, या इससे भी ज्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव, कितने उनके पास पैसे हो सकते हैं एक्स्ट्रा सेव करने के लिए। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लोन भी ले सकते हैं वो। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स। अगर मान लीजिए 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को लोन चाहिए, तो वो मेंबर्स उसी ग्रुप में से लोन लेके आपस में, और उसका इंटरेस्ट भी देंगे। ओके, और लेस लोन, लेस पे देंगे, लेस इंटरेस्ट रखेंगे ताकि मनी लेंडर्स के पास ना जाना पड़े। और आफ्टर ए ईयर और 2 if the group is regular in savings it becomes eligible for availing loan from the bank। अभी कहते हैं अगर ये रेगुलर ग्रुप चलता रहता है सेविंग्स में, बैंक में सेविंग करता रहता है, काफी पैसा सेव कर लेता है, तो फिर लोन दे देता है बैंक भी इनको। इसमें से कोई 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। The issue of sustainability important for development। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है आपने। ओके, तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपको जो भी पता है वो सब यहां लिख दीजिए। ओके, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, पेज नंबर 15 पे इसका आंसर दिया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट
कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यही बताया गया है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, ये लिख दिया हमने। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और ऐसा ही कोई रिलेवेंट पॉइंट जो आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता है वो आप लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है हमारा। सेक्शन सी में क्या है, यहाँ पे ये सेक्शन सी काफी लंबा है। इस सेक्शन में एक पैराग्राफ हिस्ट्री से, एक पैराग्राफ ज्योग्राफी से, एक पॉलिटिकल साइंस से और एक इकोनॉमिक्स से दिया जाएगा आपको। वो पैराग्राफ पढ़ के नीचे 4 क्वेश्चंस होंगे और वो एमसीक्यूज होंगे। ओके, पैराग्राफ में से एमसीक्यू देख के आपने आंसर देना है। ये मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के हैं, 16 मार्क्स, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश की रीडिंग आती है तो। चलिए, ये जो है पेज नंबर 9 से लिया गया है हिस्ट्री की बुक से। ओके, और इस पैराग्राफ का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। तो इसमें ये कहता है 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए यहां पर। तो चौथा ऑप्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट बिलीफ्स इन स्टेट एंड सोसाइटी, ये इसका आंसर है कि वो पुराने जो वो यूरोपियन कंजर्वेटिव सोसाइटीज थे वो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को लाना चाहती थी दोबारा। ओके, उनका इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं था, क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं था उनका, ना ही उनका कोई नेपोलियन के बिलीफ से मतलब था। ओके, तो ये सिर्फ पुरानी विचारधारा को लाना चाहते थे। ये 13। अब जब आंसर लिखना है, आपने ध्यान रखिए, अब जब आंसर लिखेंगे आंसर बुकलेट में तो 23.1 लिख के उसके 23.1 लिखना है आपने। 23.1 लिखा, उसके बाद आपने लिखना है डी, जो भी इसमें ठीक होता है। हो सकता है और हो कोई ऑप्शन, ये भी ठीक हो सकता था, ये भी हो सकता था, क्योंकि सेम पैराग्राफ आएगा जरूरी तो नहीं है ना, और सेम क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आप लिखेंगे 23.2, फिर आप आंसर जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो लिखेंगे। आइडेंटिफाई द पर्पस टू कन्वेन, बनाने के लिए क्या, वियना ऑफ कांग्रेस, क्यों बनाया गया। ओके, इनमें से आप एक ऑप्शन चुनो। टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजाइम इन यूरोप, यूरोप में कंजर्वेटिव रिजाइम को रिस्टोर वापस लाने के लिए किया गया। ओके, ये आंसर इसका है। चलिए नेक्स्ट 23.3, व्हाट डिड कंजर्वेटिव फोकस ऑन द कांग्रेस ऑफ वियना, क्या मेन फोकस था वहां पे, क्या कि टू री एस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। अनस्टेबिलिटी थी तो उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते थे पूरे यूरोप में, ये इसका आंसर है। 1 नंबर का है आपका। 23.4, हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना एंश्योर पीस इन, और किस तरीके से उन्होंने पीस को एंश्योर किया वहां पे। ओके, तो कहता है लेइंग आउट ए बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द ग्रेट पावर्स इन यूरोप। ये इस पैराग्राफ में ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने पावर को आपस में बांट के, जो ग्रेट पावर थी उन्होंने आपस में पावर बांट के यूरोप में पीस को स्टेबल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ज्योग्राफी के पेज नंबर 65 से लिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन डैश एंड एग्रीकल्चर इन डैश। तो कहता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं और जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। ओके, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम करती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो आइडेंटिफाई क्या सही है इसमें से। अब ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें A B C D। ओके, और यहाँ पे ये मतलब जैसे छोटे बच्चों की मैचिंग होती है ना, मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो आपने इन सब को समझ के जर्मन वाला किसके साथ आएगा, ये किसके साथ आएगा, ये किसके साथ आएगा, और यहाँ पे आपने चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। इनसे कोई मतलब नहीं है आंसर कौन, यहाँ है आंसर कि आपने A जो है वो 3 के साथ मैच होगा, B 4 के साथ मैच होगा, C
2 के साथ मैच होगा, डी 1 के साथ मैच होगा। ओके, तो ऐसे माइनिंग जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, बैंकिंग जो है वो कौन सी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो बैंकिंग जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, आपको पता होगा ना इस चीज का। बी का ऑप्शन है 4। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी इंडस्ट्री है, बी का कौन सा ऑप्शन है, 4, तो ये वाला। ओके, बैंकिंग क्या है, सी का ऑप्शन क्या है, 2, टर्सरी एक्टिविटी। तो ये ऑप्शन ऐसे आपने देखना है कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, फिर यहां देखना है आपने कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, फिर आपने जो ये वाला क्वेश्चन होगा इसका आंसर आएगा बी। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, कौन सा ऑप्शन है नीचे दिए गए ऑप्शंस में जिससे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं होती। अगर आप अनस्किल्ड लेबर अप्लाई करते हो तो मॉडर्नाइज नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग, फार्म इक्विपमेंट जो होते हैं उससे मॉडर्नाइज होती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से मॉडर्नाइज होती है, ट्यूबवेल से भी मॉडर्नाइज होती है। चलिए, ये प्रीमिटिव एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ए कंट्री नीड्स टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाहिए कंट्री को, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स फॉरेन की यहां आए, कहता इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करना चाहिए, तो ही फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहां पर आएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में पेज नंबर 91 में एक पैराग्राफ है। ओके, पेज नंबर 91 पर वो पैराग्राफ आपको कहीं ये जो 25 नंबर क्वेश्चन होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक में से कहीं से भी कोई पैराग्राफ उठा के यहां डाल दिया जाएगा। अब उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है 25.1, पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर इज कॉल्ड एज द राइट टू इनिशिएट, राइट टू प्लेबिसाइट, राइट टू रेफरेंडम। राइट टू वोट होता है चूज देयर रूलर का मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। ये कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट जो है उसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आती है गवर्नेंस में। ओके, डैश मेक द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, पीपल्स मूवमेंट्स, होल्डिंग ऑफ पावर्स। तो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ना वो बनाती है गवर्नमेंट को लेजिटिमेट। ओके, डिस्क्राइब इन ए डेमोक्रेसी आर डिसीजंस इन ए डेमोक्रेसी आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज दे आर टेकन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। ये जो डिसीजंस हैं डेमोक्रेसी में कहते बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोसेस से गुजरने के बाद लिए जाते हैं, तब जाके मतलब हो सकता है एक डिसीजन लेने में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन डिसीजन जो होगा वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा डिसीजन लिया जाता है। चलिए, लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन है ये पैराग्राफ रीडिंग वाला, ये 4 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में से है, पेज नंबर 59 से है, यहां पर कहीं से भी हो सकता है। ये फोर्ड मोटर्स की बात कर रहा है। अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये एक पैराग्राफ है, तो आगे इसके एमसीक्यूज हैं। 26.1 नंबर क्वेश्चन है, पैसेज गिवन अबोव रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये क्या है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कंपटीशन। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि ये जो अमेरिकन कंपनी है फोर्ड मोटर, इसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज फोर्ड मोटर्स कैन बी टर्म्ड एज ए मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस ऑप्शन पे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वेंचर्स अक्रॉस ग्लोब, वो पूरे ग्लोब पर, पूरे धरती पर उसके इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वेंचर्स हैं। ये इसका सही आंसर है। ओके, बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया फोर्ड मोटर्स वांटेड टू, क्या करना चाहती थी फोर्ड मोटर्स? ये प्रोडक्शन प्लांट्स इंडिया में लगा के टैप द बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो सबसे कम है,
इंडिया में मान लीजिए टॉप क्लास का इंजीनियर है, वो आपको 5-6 लाख रुपए महीने में मिल जाएगा। लेकिन वही टॉप क्लास इंजीनियर अगर अमेरिका में बात करें तो उसकी कॉस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग 20 से 25 लाख रुपए पड़ती है। ओके, एंड अ लार्ज मार्केट, और एक बहुत बड़ी मार्केट भी है इंडिया में, रेडीमेड मार्केट है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी तो हम करीब करीब 140 करोड़ हो गए हैं। ओके, वी आर प्राउड ऑफ इट। ओके, Ford Motors wish to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe is an evidence of। ये कहता फोर्ड मोटर्स जो है ना, इंडिया में पार्ट्स बनाती है और दूसरे देशों में सप्लाई करती है। तो किस चीज का एविडेंस है ये इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का एविडेंस है। क्योंकि मतलब बना कहाँ रही है, इंडिया में बना रही है, सप्लाई कहाँ कर रही है, कुछ जर्मनी में जा रहा है, कुछ जापान में जा रहा है, कुछ रशिया में जा रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई हो रहा है। इसके बाद आपका सेक्शन डी शुरू होता है। ये 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5-5 मार्क्स के, टोटल 25 मार्क्स के होंगे। तो ये पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं और आपको उसके आंसर तो आता हूं कौन से पेज नंबर पर है। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, regions and or language groups develop a sense of collective belonging in the 19th century India? Explain। तो ये पेज हिस्ट्री के पेज नंबर 65 पे दिया गया है। ये 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, आपने कोई 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इनको। इसी का ऑप्शन है और में क्वेश्चन आ रहा है, explain the meaning and notion of Swaraj as perceived by the plantation workers. How did they respond to the call of non-cooperation movement? अब नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, कहते उसके लिए प्लांटेशन वर्कर्स ने किस तरीके से हिस्सा लिया उसमें और क्यों हिस्सा लिया उसमें। ओके, ये पॉइंट थे 1, 2, 3। ओके, सेकंड का 1, सेकंड का 2, सेकंड का 3, सेकंड का 4, तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के पेज नंबर 60 पे इसका आंसर दिया गया है। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है कि प्लांटेशन वर्कर्स ने, इसी का हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है वो कंट्री साइड का आ जाए या पीजेंट्स का आ जाए कि पीजेंट्स ने क्यों स्वराज के मूवमेंट में हिस्सा लिया। ओके, डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब मास कम्युनिकेशन ने किस प्रकार इंडिया को डेवलप करने में हेल्प की है। ओके, वो आपने लिखना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी की बुक में पेज नंबर 90 में मास कम्युनिकेशन के बारे में जो भी लिखा है उसके आपने यहां पर 5 पॉइंट बनाकर लिख देने हैं। ये 8 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं और भी पॉइंट काफी सारे हैं वहां पर। आपने केवल 5 पॉइंट लिखने हैं, एनी 5 पॉइंट्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप इसको सेव कर सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। और इसी का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज। ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 92 पे इसका आंसर है। ज्योग्राफी की बुक में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही और वाला पार्ट है। अब ये कहता है क्या है रोडवेज का बेनिफिट। यहां पर आपका जो फाइनल वाला क्वेश्चन पेपर होगा, हो सकता है वहां ये पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रेलवेज, तो आपने रोडवेज भी याद करना है, रेलवेज भी याद करना है। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स लिखे गए हैं। ओके, और कोई 5 आपने लिखने हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, suggest and explain any 5 ways to reform political party in India। पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक जो है उसमें पेज नंबर 85-86 पर दिया हुआ है। और ये यहां पर वहीं से लेके ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। ये सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां पर ये आंसर्स थे, वहां से सारे मैंने आंसर्स लिए हैं। तो इसमें कुछ भी पॉइंट गलत नहीं है। इनमें से कहते हैं कि आपने जो 6 पॉइंट यहां लिखे इनमें से 5 आपने लिखने हैं। हो सकता है कोई और इससे अच्छा पॉइंट आपको अच्छा लगता हो, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज द
एसेंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये पेज नंबर 9 पर दिया गया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो आपकी बुक है, पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, और इसका जो आंसर है यहाँ पर वो 5 के 5 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं कि पावर शेयरिंग इज द एसेंस, जरूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। क्यों जरूरी है ये यहाँ पर दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट विल व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, टर्सरी सेक्टर इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मीन्स ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टर्सरी सेक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया, वो जो बुक में लिखा हुआ था एज इट इज उठा के इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया और कह दिया जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो पेज नंबर इकोनॉमिक्स का जो 24 है वहां पे इसका आंसर दिया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 5 पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं कि क्या रोल है टर्सरी सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में। चलिए उसके बाद इसका और वाला पार्ट है, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सरकारी सेक्टर जो कहते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, ये भी स्टेटमेंट लिख दी और कहा इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो या एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को। ओके, तो ये वाले यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, 8 मार्क्स खुद भी लगा सकते हो आप, लेकिन कोई 5 पॉइंट आपने लिखना है। इकोनॉमिक्स की पेज नंबर 34 पर है ये सारे पॉइंट्स। चलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जैसा आपको पता है। पहला होगा हिस्ट्री में से। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, 2 मार्क्स के हैं, 2 पॉइंट हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1927। ये कहता है 2 मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी एक मैप में। ओके, आउटलाइन इंडिया का मैप दिया गया है, आपके क्वेश्चन पेपर के बैक साइड में दिया होगा। उसको आप फाड़ कर आपकी आंसर उसको भर के और आंसर शीट में आपने पेस्ट करना है। ये वहां उसको टैग करना है बीच में, लास्ट में मत करिएगा, बीच में करिएगा, ताकि जहां आपका क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं उसके बाद इसको लगा दीजिएगा। कहता है उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके करेक्ट नेम लिखिए जो लाइन वहां पर ड्रा की गई है वहां उसमें। तो एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, दूसरा है महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स। ओके, तो पहले तो आपको इनको आंसर्स पता होने चाहिए, उसके बाद आप मैप में दिखा पाओगे। ओके, चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट, मैं इसके बाद आपको मैप दिखाऊंगा कि मैप ने आप में कैसे सोल्व करना है। ये आपने ऑन द सेम आउटलाइन मैप, उसी मैप में आपने करना है इन दिए गए 5 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट। ये ज्योग्राफी में से मैप है आपका। तो राणा प्रताप सागर डैम, नामरूप थर्मल प्लांट, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विशाखापत्तनम पोर्ट, नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 5 पॉइंट्स हैं। 5 वो दिए गए हैं, 3 मार्क्स के हैं। ये नेक्स्ट मैप देखिए आप, यहाँ पे नामरूप है, यहाँ पे चंपारण है जो इंडिगो फार्मर्स का मूवमेंट किया था महात्मा गांधी जी ने, ये नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में, ये राणा प्रताप सागर डैम है यहाँ पर, ये विशाखापत्तनम पोर्ट है यहाँ पर, ये मद्रास है जहाँ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका नाम है। इसका वैसे तो अभी जो नाम है वो चेन्नई है, लेकिन यहाँ मद्रास लिखा हुआ है क्योंकि उस टाइम मद्रास नाम था इसका। ओके, और ये वाला आपका बेंगलुरु है। चलिए ये आपका पूरा हिस्ट्री का सैंपल, एसएसटी का सैंपल पेपर था सोशल साइंस का, जो सीबीएसई की वेबसाइट से लिया गया था। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। प्लीज आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि दूसरे जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ्स का है, वो भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिए जाएं। और जैसे वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।